Hello, good morning everyone. Now we come to the section 40 clause B, payment of interest, bonus, commission or remuneration to partners. जो अपन बात करने वाले हैं वो हम पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के लिए बात करने वाले हैं। किसके लिए बात करने वाले हैं? पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जनरली एलएलपी इंक्लूड होती है। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आपके एलएलपी है, उनके लिए क्या होगा? वही होगा जितना आपने पढ़ रखा है। अपन ने पढ़ी रखा है ना कि जो भी आपके रिसिप्ट है, रिसिप्ट में से जो अपन ने पढ़े थे सेक्शन 30 से लेके 38 और अदर जो प्रोविजन है वो एक्सपेंसेस क्या होंगे? माइनस होंगे। तो सारे एक्सपेंसेस आपको माइनस करने पड़ेंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को यदि कोई रेम्यूनरेशन देती है, सर रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कोई सैलरी, कोई फीस, कोई कमीशन, कोई बोनस, व्हाटएवर। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म मतलब मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बोला, आपको ध्यान रखना है दोनों, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी व्हाटएवर। तो ये फर्म यदि अपने पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन में क्या आएगा? सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये जो भी दे रही है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम। कौन बोला इनकम? पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या ही है? एक्सपेंसेस। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या ही है? तो क्वेश्चन ये आता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो भी सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस मतलब जो भी रेम्यूनरेशन देती है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट दिया जाता है या कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा? एक लिमिट है, एंड दैट लिमिट इज गिवन अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी। मींस ये जो एक्सपेंसेस है इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 40 क्लोज बी बताएगा। बाकी नहीं। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बाकी जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनकी बात नहीं करें, वो तो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेक्शन 30 से लेके 38 के प्रोविजंस नॉर्मली आपको कंप्लाइंस करने, जो भी नॉर्मल प्रोविजन है। बाकी तो पीसीबीपी के अब तक जितने भी अपने प्रोविजंस पढ़े, पीसीबीपी के अब तक जितने भी अपने प्रोविजन पढ़े, उन प्रोविजंस के आधार पे आपको एक बार क्या निकालना होगा? इनकम। लेकिन वो फाइनल इनकम नहीं होगी, पीसीबीपी की इनकम नहीं होगी। एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप फर्म यदि अपने पार्टनर्स को यदि कोई भी सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस मतलब रेम्यूनरेशन देती है या कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। लेकिन पूरे एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन कितना मिलेगा? उतना मिलेगा जितना कि 40 क्लोज बी में दिया हुआ है। कहां मिलेगा बेटा? 40 क्लोज बी में मिलेगा डिडक्शन। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना 40 क्लोज बी में दिया हुआ है, रिगार्डिंग 2 आइटम्स। कौन कौन से आइटम? नंबर 1 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? इधर आओ। फर्म के द्वारा पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन इज अवेलेबल। पहली रिक्वायरमेंट ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए क्या जरूरी है? पार्टनरशिप डीड होना। क्या जरूरी है? अरे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स उन्हीं पार्टनरशिप फर्म को फर्म बोलता है जो पार्टनरशिप डीड बनती है, जो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है?
और जब रजिस्टर्ड कराऊंगे तो डीड भी बनाऊंगी, तो डीड में ऑथराइजेशन होना चाहिए। जैसे आपने डीड बना दी और डीड में लिखा ही नहीं कुछ भी, तो फिर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? मीन्स भैया बिना बोले कैसे होगा? बेटा 1000 रुपये ला देना कल। सर आपने पहले बोला ही क्या? मैंने बोला था ना बेटा कि जब बैच कंप्लीट होगा तो 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। सर आपने बोला कहा था? फिर मत देना बेटा। बात समझ में आई बेटा? मतलब व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्रीमेंट बोलता है वही इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्रीमेंट में अलाउड है? तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन से दे दिया जब आपकी इच्छा हो ना। यदि पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को, यदि अपने पार्टनर्स को यदि कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है या रेम्यूनरेशन देती है, तो इनकम टैक्स बोलता है हम डिडक्शन तभी देंगे, इनकम टैक्स बोलता है डिडक्शन तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन हो, ऑथोराइज्ड हो, उसमें क्लियरली लिख रखा है कि पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म अपने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गई बात? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, बोलो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, क्या होगा बेटा? ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, मस्ट बी ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। सेकंड इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, टू एनी पार्टनर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोने वाला पार्टनर, एक होता है जागने वाला पार्टनर। और ऐसे नहीं बोलते, इसको आपने पढ़ा होगा वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, या नॉन वर्किंग पार्टनर को आप स्लीपिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। क्या रहा है वर्ड पढ़ा था पार्टनरशिप में? स्लीपिंग पार्टनर, मतलब आपने पार्टनर बना दिया लेकिन वो नालायक सोता रहता है, काम नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, काम करो या ना करो भैया, तुमने कैपिटल दी है ना, कैपिटल दी है ना, तो कैपिटल का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो पार्टनरशिप फर्म यदि अपनी जो भी पार्टनर्स है, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर, बोलो मेरे साथ, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, उसको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है डिडक्शन मिलेगा। यस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर डिडक्शन इज अवेलेबल। डिडक्शन इज मैक्सिमम 12% पर एनम। भैया तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, तुम कितना इंटरेस्ट दो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें 15% देना है, 20% देना है, 40% देना है, 15% देना है, 50% देना है, 100% देना है, 200% देना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारी पार्टनरशिप हम। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है सुन रहे भैया, तुम कितना भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दो लेकिन डिडक्शन के लिए कितना परसेंट कंसिडर किया जाएगा? जो रीजनेबल है 12% पर एनम। तो यदि एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को 11% का इंटरेस्ट दे रही है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 11%। क्योंकि मैंने बोला जब भी दो आइटम के बीच में मैक्सिमम आता है वो क्या होता है हमेशा? व्हिचएवर इज लोअर। तो इसका मतलब, और यदि पार्टनरशिप हमने पार्टनर को 13% का इंटरेस्ट दिया तो 12%। अब समझे बात? समझ में आ गया? कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर मैक्सिमम 12%। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, रेम्यूनरेशन किसको मिलनी चाहिए? वर्किंग पार्टनर को या नॉन वर्किंग पार्टनर को, या एनी पार्टनर? जो मेहनत करे उसको ही मिले मेहनताना, जो नहीं करता मेहनत उसको किस बात का मेहनताना। मेहनताना मतलब रेम्यूनरेशन, मेहनताना मतलब मेहनत के बदले। तो मेहनत मतलब काम करने के बदले आप उसको क्या दोगे? सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, उसको वन वर्ड में आप क्या बोलते हो? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन किसको मिलती है? वर्किंग पार्टनर को। नहीं नहीं, तुम्हारी पार्टनरशिप में, गुस्सा ना करो बेटा, वर्किंग को देना है, नॉन वर्किंग को देना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पार्टनरशिप हम, तुम्हारे पार्टनर कुछ भी दो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो डिडक्शन तभी मिलेगा जो रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप हमने किसको दी है? वर्किंग पार्टनर्स को दी है। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, यदि एक है तो दो तीन है तो जितने भी वर्किंग पार्टनर्स। तो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर्स, जरूरी नहीं एक ही वर्किंग पार्टनर हो, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, लेकिन सारे पार्टनर्स नहीं, सारे पार्टनर्स नहीं, ओनली
वर्किंग पार्टनर्स। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा रेम्यूनरेशन, मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखवा देता हूं, रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर कंपेयर विद मैक्सिमम लिमिट। और ये तो मैंने पहले बता दिया, जब भी आप मैक्सिमम वर्ड बोलोगे जब विचएवर इज, तो एक लिमिट दे रखी है अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, विचएवर इज, क्या बेटा इधर आप पार्टनर्स को दो चीजें देते हो, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर होना जरूरी नहीं है, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो भी आपने इंटरेस्ट दिया, इसमें एक बात याद रखनी नहीं, दो बात याद रखनी होती है, पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 12% पर एनम है, मैक्सिमम लिमिट 12% पर एनम है। और इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन से वर्किंग पार्टनर्स का रिडक्शन मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, जितना रेम्यूनरेशन आपने पे किया है, और जो लिमिट है अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, जो लिमिट है अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी विच एवर इज लोअर। कोई कंफ्यूजन? सर रेम्यूनरेशन के लिए भी पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या बेटा? पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होना चाहिए, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। जैसे आज आपने पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज किया तो पुरानी रेम्यूनरेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जब पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज किया उसके बाद ऑनवर्ड्स आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप हम तो बना ली थी 2022 में, क्या बनाई, 2022 से पार्टनरशिप हम बना ली और उसको रजिस्टर्ड करा लिया, लेकिन उस समय पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज नहीं था। अब आपने क्या किया, 2026 अप्रैल के अंदर आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, तो 2026 से पहले का आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आपने पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज किया उस दिन से डिडक्शन मिलेगा, बैक डेट से नहीं मिलेगा। चाहे आप बैक डेट से प्रोविजन डाल दो, वो आपका पर्सनल मैटर है। इनकम टैक्स बोलता है कि हम जो भी डिडक्शन देंगे वो प्रोस्पेक्टिव डेट से देंगे, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। जब आप फर्स्ट या सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 40 क्लोज बी के अंदर क्या दिया हुआ है कि पार्टनर्स को जो आप पे करते हो उसके रिगार्डिंग डिडक्शन कितना मिलेगा। पहली बात, ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर मैक्सिमम 12%, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर नहीं, और वर्किंग पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन दी जा रही है डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आपने पे किया है, कंपेयर विद लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी विच एवर इज लोअर। अब आपके लिए एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी। क्या ये मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, 40 क्लोज बी ये बोलता है कि आप कितना रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दे सकते हो, कौन से वाले पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स। ये किस बात पर डिपेंड करता है, आपके प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉफिट कम हो तो, प्रॉफिट कम है तो कम, बिल्कुल ही नहीं हो तो, जो मेहनत करे उसे मिले मेहनताना, जो नहीं करता मेहनत उसको नहीं मिलता मेहनताना। तो मेहनत करोगे तो मेहनताना मिलेगा, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो या ना, उससे मुझे क्या लेना देना, कुछ तो दे दो यार, कुछ तो दूंगा ना मेहनत का। तो इसका मतलब यदि आपके बिजनेस के अंदर लॉस हो या प्रॉफिट कम भी हो तो एक लिमिट बना दी, इतना तो देंगे, और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो क्या होता है, मेहनताना भी बढ़ेगा। क्योंकि किन की बात हो रही है, एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही है, पार्टनर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी। इसको हिंदी में क्या बोल सकते, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल
टू वर्किंग पार्टनर्स, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर्स, ये किस पर डिपेंड करता है? बीपी पे, बीपी पे। लेकिन वो बीपी नहीं तो आपने एमएटी के लिए पढ़ा था। यारी बच्चे गुड मॉर्निंग। एमएटी का फुल फॉर्म पता है? मेट, चटाई। चटाई चटाई होता है ना, एमएटी मेट हिंदी में। मेट चटाई भी तो होता है वैसे, वो नहीं पता। एमएटी, एमएटी बेटा तुम बताओ। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अपने पढ़ा था फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 जेबी, जब हमने कंपनी का असेसमेंट पढ़ा था कि जितने भी आपके कंपनी असेसमेंट, मैंने पहले ही बोला था रिकॉल करने की आदत डालनी है, प्रेशराइज करो अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग में पावर बहुत है, जितना ज्यादा इसको प्रेशराइज करोगे उतनी चमक आएगी। अपने को लगता है प्रेशराइज करने से चमक जाती है, चमक आती है दिमाग की। सेक्शन 40 क्लोज बी तो बाद में बात है, लेकिन अपन बात करें भी कंपनी असेसमेंट। कंपनी असेसमेंट के लिए होता है एमएटी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था? टोटल इनकम पर जो आपका नॉर्मल टैक्स बनता है कंपेयर विथ एमएटी, एमएटी 15% प्लस सरचार्ज एंड सेज ऑन बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो वहां पे 115 जेबी के अंदर भी बुक प्रॉफिट आया था, लेकिन वो बुक प्रॉफिट अलग है, वो ये वाला बुक प्रॉफिट नहीं है जो मैं बताऊंगा अभी। ये वो वाला बुक प्रॉफिट नहीं है, ये वो वाला बुक प्रॉफिट नहीं है। वहां पे बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन अलग होता है, और यहाँ पे मतलब सेक्शन 40 क्लोज बी में पार्टनरशिप फर्म के केस में भी आपको क्या निकालना होगा? बुक प्रॉफिट निकालना होगा, लेकिन कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म डिफरेंट। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर इज बेस्ड ऑन पीपी। तो इन केस ऑफ rupees 6 lakh of book profit, in case of 6 lakh rupees of book profit, इसको किससे कंपेयर करूंगी? इन केस ऑफ 6 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट, या जरूरी थोड़ी है बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस भी तो हो सकता है। तो इन केस ऑफ लॉस, in case of 6 lakh rupees of book profit, or in case of loss, 90% of BP, 90% of BP or rupees 1,50,000 rupees, whichever is higher. 9% of the BP, 9% of the BP, और पहले हुआ करता था 3 लाख रुपीज, अब जो लिमिट एप्लीकेबल है दैट इज 3 लाख रुपीज, whichever is higher, whichever is higher. कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? मैं एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर होगा। यदि किसी को टेबल नहीं समझ में आ रही, टेंशन मतलब याद कर लो, अभी इस टेबल को अपन अप्लाई करके देखेंगे कैसे होगा। तो जो भी आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है, नॉर्मल अकाउंट्स वाला प्रॉफिट नहीं और नॉर्मल टैक्स वाला प्रॉफिट भी नहीं, कौन सा मैं बताऊंगा कि बुक प्रॉफिट किसको बोला गया है। तो सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, और 6 लाख रुपीज का बीपी, और इन केस ऑफ लॉस तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर्स को कितना अलाउड है? ओनली वर्किंग पार्टनर्स, ओनली 6 लाख रुपीज का जो भी आपका बीपी है उसके लिए 90%, और 3 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हाई। In case of balance book profit, in case of balance बीपी, तो बैलेंस बीपी का कितना लेंगे बेटा? 60% ऑफ बैलेंस बीपी। बैलेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे 6 लाख से ऊपर जो भी आपका बुक प्रॉफिट है, तो 6 लाख रुपए के बीपी के लिए तो आपने क्या किया? 90% और 3 लाख रुपीज विचेवर जाए ले लिया, और जो 6 लाख रुपीज से अबव, 6 लाख रुपीज से अबव बैलेंस जो भी आपका बीपी बचा हुआ है, तो उसका कितना परसेंट लिया जाएगा? 90% नहीं, 60%। तो पहले 6 लाख के बीपी का 90% ऑफ बीपी और 3 लाख रुपीज विचेवर जाए, और जो बैलेंस बीपी है उसका कितना परसेंट लिया जाएगा? 60%। ये जो आएगा उसको क्या बोलेंगे?
मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर्स, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर्स। समझ में आ गई बात? बुक प्रॉफिट का मतलब बताना है, लेकिन 2 मिनट बाद बताऊंगा। एक बार पर एक काम करते हैं, जो मैंने लिखवाया उसका मतलब तो समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी पार्टनरशिप फर्म, एबीसी पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 1, book profit is already given in the question, rupees ABC partnership firm book profit is rupees 3,10,000 rupees, maximum remuneration allowable, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होगा, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल फर्स्ट 9 लाख रुपए, फर्स्ट 6 लाख रुपीज का बीपी और फर्स्ट 6 लाख का बीपी, और यहाँ पे कितना 3,10,000 रुपीज, तो 3,10,000 का कितना परसेंट, 90%, कितना आएगा, कितना आएगा, कोई कंफ्यूजन? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर्स, कितना डिडक्शन मिलेगा, कैसे करेंगे, पहले 6 लाख रुपीज के बीपी का 90%, तो 5,25,000 का 90% कंपेयर विथ 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट, जो भी 3 लाख रुपीज, विच एवर इज, तो 5,25,000 रुपीज का 90%, 4,72,000 और 3 लाख, विच एवर इज, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो रेम्यूनरेशन है ओनली वर्किंग पार्टनर्स का रिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना रेम्यूनरेशन आपने पे किया है, जितना आपने रेम्यूनरेशन पे किया उसको कंपेयर करना पड़ेगा लिमिट, और लिमिट कौन सी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, तो जो भी लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज भी, और जितना रेम्यूनरेशन आपने एक्चुअली पे किया है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी में। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात सर, जो लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी वो किस पर बेस्ड है, बीपी के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बुक प्रॉफिट। तो इंपॉर्टेंट बात सर, बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। इसमें सर एक ही अप्रोच दे रखी होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में जो दी हुई है, यस बुक में एक ही अप्रोच दी हुई है, कितनी अप्रोच दी हुई है,
यस, नाउ वी कम टू द पीसी बुक प्रॉफिट। एक बार नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको कि बुक प्रॉफिट क्या है। बहुत बार जनरली क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, जनरली बहुत बार क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। आपको ये याद रखना है कि जो भी नेट प्रॉफिट है अंडर पीसीबीपी, नेट प्रॉफिट अंडर पीसीबीपी, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, पीसीबीपी मतलब एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो आईटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही जो आपका नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आ रहा है, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन क्या याद रखना पड़ेगा कि जो रेम्यूनरेशन है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई बताएगा रेम्यूनरेशन क्यों ऐड करनी है, रेम्यूनरेशन क्यों ऐड करनी है? क्योंकि रेम्यूनरेशन आपने क्या कर रखी होगी, पीएनएल के अंदर डेबिट कर रखी होगी, और ये पीएनएल के अंदर डेबिट कर रखी है तो डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस एक्सपेंसेस। तो पीएनएल के अंदर यदि आपने डेबिट कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो रेम्यूनरेशन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये जो कैलकुलेट होके आता है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, बुक प्रॉफिट। ये रीड कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40 क्लोज बी। दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन सेंस वाली बात है। ये जो प्रोविजन है पूरा का पूरा सेक्शन 40 क्लोज बी रेम्यूनरेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी एप्लीकेबल है टू एनी पार्टनर। तो कैपिटल के केस में एनी पार्टनर, और इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर्स। तो इसका मतलब एज ए पार्टनर यदि मुझे कोई रेम्यूनरेशन मिलेगी तो डिसअलाउड होगी, किसी और कैपेसिटी में मिल रही है तो। मैं पार्टनर हूं पार्टनरशिप फर्म का, और मुझे यदि कोई रेम्यूनरेशन मिलती है किसी और कैपेसिटी में, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी क्लास का टाइम टेबल बदल दिया। क्या किया, क्लास का टाइम टेबल बदल दिया। मैंने टेस्ट भी कैंसिल कर दिया और तुम्हें अनाउंस किया कि टैक्सा टेस्ट होगा संडे को, और फिर मैंने क्या किया, टैक्सा टेस्ट की जगह ईसीआईपीएल का टेस्ट लगा दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? दूसरी बात, मेरे को देखी देखी किसी और फैकल्टी ने भी टाइम टेबल चेंज कर दिया। एक दिन पहले तुम्हें बोला बेटा इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, क्या वो ऐसा फैकल्टी कर सकती है? तो मैं कर सकता हूं या वो फैकल्टी कर सकती है? क्योंकि मैं से फैकल्टी नहीं हूं, एज ए फैकल्टी वी कैन नॉट डू, बट एज ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट आई कैन डू इट। समझ में आई कि नहीं बात? मतलब मैंने ये टाइम टेबल चेंज किया तो हमने फैकल्टी के लेवल पे नहीं किया। ये फैकल्टी के लेवल में क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है ना काम, लेकिन मुझे से फैकल्टी थोड़ी हूं, मैं कौन हूं, डायरेक्टर ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो किस कैपेसिटी में क्या काम कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पार्टनर हूं और मुझे यदि कोई रेम्यूनरेशन मिलती है रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, तो क्या 40 क्लोज भी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो रेम्यूनरेशन मिली वो पार्टनर को नहीं मिली, मुझे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मिली। समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसा ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लो, जनरल बात है। यदि मैं हूं भी पार्टनर, बोलो मैं हूं भी पार्टनर, और एज ए पार्टनर यदि मुझे कोई रेम्यूनरेशन मिलेगी तो वर्किंग पार्टनर का ही डिडक्शन मिलेगा, वो भी उतना जितना कि मैंने तुम्हें बताया। मैं क्या कह रहा था, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किस कैपेसिटी में आप क्या काम करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे दिया हुआ है। इफ एनी इंडिविजुअल इज ए पार्टनर, एक इंडिविजुअल, अपने आप को ले लो, मैं पार्टनर, यदि आप एक इंडिविजुअल आप पार्टनर हो, इफ एनी इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब इंडिविजुअली मैं पार्टनर हूं किसी पार्टनर से फर्म का, बट लेकिन रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब मुझे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरे एज ए पार्टनर नहीं मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब किसी और पर्सन के बिहाफ पर। नहीं समझ में आई बात? समझो, अब तुम्हारा नाम क्या है, समझो, मैं चिन्मय जैन, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है निकिता के बिहाफ पर, तो पार्टनर को थोड़ी मिल रहा है। मैं चिन्मय जैन पार्टनर हूं, मैं चिन्मय जैन पार्टनर हूं किसी पार्टनरशिप फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म ने मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, लेकिन मेरे को नहीं दिया, नहीं दिया मेरे को, रिसीव मैंने किया,
लेकिन मेरी कैपेसिटी में नहीं, तो क्या सेक्शन 40 क्लोज भी अप्लाई होगा? नहीं होगा। सेक्शन 40 क्लोज भी तभी अप्लाई होता है जब आप होते भी पार्टनर हो, पार्टनर की कैपेसिटी में। क्या बेटा? आप हो भी पार्टनर और पार्टनर की कैपेसिटी में आपको क्या मिलता हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन। तब आपका 40 क्लोज बी का अंदर देखना पड़ता है कि कितना डिडक्शन मिलेगा। अब आई बात समझ में? If any individual is a partner in a firm on individual capacity but receiving the interest on representative capacity, section 40 clause भी apply नहीं होता। Point number 2, if any individual is a partner in a firm on representative capacity, मीने पार्टनरशिप फर्म में मैं निकिता के ब्याह पर, किसके ब्याह पे? निकिता के ब्याह पे किसी और पार्टनर के ब्याह पे मैं क्या कर रहा हूं? इफ एनी इंडिविजुअल इज ए पार्टनर, मैं पार्टनर हूं, रिसीव नहीं कर रहा हूं, पार्टनर हूं, तुम्हारे भी आप पे पार्टनर। क्या बेटा? तुम्हारे भी आप पे पार्टनर, मैं खुद पार्टनर नहीं हूं। हेलो, मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूं, मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूं, निकिता पार्टनर है। तो निकिता के ब्याह पर, किसके ब्याह पर? अब सुनो बात ध्यान से। इफ एनी इंडिविजुअल इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब यदि कोई इंडिविजुअल यदि पार्टनर है इन ए फर्म ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एंड रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इसका मतलब मैं निकिता के ब्याह पर पार्टनर हूं, लेकिन निकिता के ब्याह पर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहा है, तो भी सेक्शन 40 क्लोज भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 40 क्लोज भी तभी अप्लाई होगा जब दोनों सेम, आप खुद पार्टनर हो और एज ए पार्टनर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिला हो, तब आपका लिमिट अप्लाई होता है सेक्शन 40 क्लोज बी वाला। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? बेटा लास्ट बेंच समझ में आया? आपको ये देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो किसके बिफोर किसके आफ्टर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको बीपी भी निकालना है, और बीपी निकालने के बाद तो आपको पता है सर सेक्शन 40 क्लोज बी की लिमिट अप्लाई हो जाएगी कि कितना रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। तो पहले क्या निकालना है बेटा? बुक प्रॉफिट। पहले क्या कंप्यूट करना है? बुक प्रॉफिट बीपी। 40,000 रुपीज की सैलरी ईच पर्सन को दी है, कितने वर्किंग पार्टनर से? 2 पर मंथ, ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड, तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा? जितना रेम्यूनरेशन आपने पे किया है, और लिमिट अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी विच एवर इज डेप्रिसिएशन और प्लांट मशीनरी, वो तो मिलता ही मिलता है, वो तो मिल ही जाएगा डिडक्शन। आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड पे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का, याद आया? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे आपको डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है ब्लॉक के आधार पे वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इतना नहीं, इन्होंने बोला हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके दे रखा है, सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, एज पर पार्टनरशिप डीड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज। यस एवरीवन, लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन बार बार पढ़ते रहना, क्वेश्चन बार बार पढ़ते रहना एवरीवन, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहना। मैं क्वेश्चन दिखा नहीं सकता, मैं भी खोल लेता हूं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, 3030। यस,
सबने क्वेश्चन ओपन कर लिया, लिखो बेटा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? लास्ट बेंच, सेकंड बेंच, लेफ्ट हैंड साइड, क्या कंप्यूट करेंगे? तो एडिंग क्या बनाओगे? स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ बीपी। Statement showing the calculation of statement showing the calculation of book profit, दो कॉलम बना लो सिंपल सा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बेटा हेलो 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 हेलो, एक बात याद रखनी है कि जो रेम्यूनरेशन वर्किंग या नॉन वर्किंग पार्टनर्स को दी जाएगी उसका डिडक्शन नहीं देना, उसके अलावा बाकी जो डिडक्शन बनता है वो डिडक्शन आपको माइनस करने। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर जो भी आइटम, तीन आइटम है ना, तीन आइटम, इन तीन आइटम को कंसिडर किए बिना ये नेट प्रॉफिट बनता है आपका एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। कौन से डिडक्शंस? तीन। ये जो तीन डिडक्शंस दिए गए, इन तीन डिडक्शंस के अलावा नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा? 14 लाख रुपीस। आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन तो माइनस होना ही चाहिए। कितना अमाउंट? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी, और कितने लिमिट है? और जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट, कैपिटल कितनी है? कैपिटल कितनी है? तो 5 लाख का 12% कर लो। कर लिया? देखो देखो कितना आया बेटा? इतना डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपने डिडक्शन कितना क्लेम कर लिया होगा? 15%। तो 3% क्या करना पड़ेगा? डिसअलाउड। 3% क्या करना पड़ेगा? लेकिन डिसअलाउड तब करना होता है यदि क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ होता। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिफोर का मतलब अभी एक्सपेंसेस आपने माइनस नहीं किए, तो जितने माइनस करने उतना माइनस कर दो। तो कितना माइनस करना है आपको? 60,000। तो 60,000 माइनस कर लो। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर। कितना आएगा बेटा? सबको समझ में आ रहा है? अब सिर्फ एक क्वेश्चन समझाने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए मैं एक बार चेंज कर रहा हूं। यहां तो क्लियरली दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज। मेरी बात सुनना, यदि अमाउंट ऑफ कैपिटल की जगह यदि ये इंटरेस्ट का अमाउंट होता 5 लाख तो क्या करते? करना नहीं है, हो सकता है, तो सिर्फ समझाने के लिए पूछ रहा हूं। हाँ बेटा तुम कुछ बोलना चाह रही? यदि 5 लाख रुपीज यदि ये कैपिटल नहीं होता, यदि इंटरेस्ट होता तो कितना अमाउंट का डिडक्शन मिलता? कोई कर सकता है तुम में से? ये वही कर सकता है जिसको 5th और 7th क्लियर है। 5th क्लियर है क्या बेटा? बच्ची बोली मुझे डाउट है, तो आंसर दो बेटा। बेटा तुम बताओ, लास्ट वेरी सिंपल। तुम बताओ, बगल वाला बच्चा, आगे वाला बच्चा, मिड में। मैंने बोला कि ये जो 5 लाख रुपीज है ना, यहां तो दे रखा है ये कैपिटल है, ये मान लो कैपिटल नहीं हो, ये इंटरेस्ट हो, तो 5 लाख रुपए डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, तो कितना अमाउंट डिसअलाउड होगा या कितना अमाउंट का रिडक्शन मिलेगा? क्योंकि बिफोर है ना यहाँ, तो कितने अमाउंट का रिडक्शन मिल जाएगा? 5 लाख, इधर इधर 5 लाख डिवाइडेड बाय
15 इंटू, क्यों, ये कितने के इक्विवेलेंट है, ये जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा तो एक्चुअली इंटरेस्ट का रेट कितना है 15% है, तो 5 लाख 15% के हिसाब से हुआ तो 5 लाख डिवाइड बाय 15% आ गया, तो क्या आ गया कैपिटल, और उस कैपिटल पे आपने क्या किया इंटू 12% मैक्सिमम, इंटू 12% मैक्सिमम। I repeat, interest on capital to any partner, डिडक्शन कितना मिलेगा, या तो डायरेक्टली कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ, या तो डायरेक्टली कैपिटल का अमाउंट दिया है, जो तुम लोगों ने किया था वो बिल्कुल सही है। 5 लाख का 60% कितना आएगा अमाउंट, कुछ भी लिखता था, ठीक है। 3 बार मैंने बोला 5 लाख का 12%, 12% कैसे आया, 2 कंडीशन होती है, पहली बात पार्टनरशिप डील में ऑथराइज होना चाहिए और मैक्सिमम रेट 12% पर एनम, तो 12% से ऊपर नहीं, और यदि इन्होंने ऑलरेडी माइनस कर रखा होता तो माइनस करने की बजाय में ऐड करना होता डिसअलाउड वाला पार्ट, लेकिन यहाँ तो क्या दिया हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पर आईटी प्रोविजन, ये बिफोर डिडक्शन है, बिफोर, तो जो जो डिडक्शन बनता है वो माइनस कर लो, कितना आएगा 5 लाख का 12%, रेम्यूनरेशन माइनस कर सकता हूं क्या, रेम्यूनरेशन के लिए तो बीपी निकालना है, कैसे माइनस कर लूंगे बोलो, रेम्यूनरेशन के लिए तो रेम्यूनरेशन कैसे माइनस कर दो, मुझे पता है रेम्यूनरेशन का रिडक्शन मिलता है वर्किंग पार्टनर का, लेकिन वर्किंग पार्टनर का मिलता है फाइनली मिलता है, उसके लिए आपको बीपी निकालना पड़ता है, तो जो बीपी कैलकुलेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स, तो उस बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशंस में आप क्या करोगे, माइनस नहीं कर सकते, क्या माइनस नहीं कर सकते, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स, रीजन समझ में आ गया, कितना आएगा बुक प्रॉफिट, क्या हुआ, ये इसलिए सैलरी जो नॉन वर्किंग पार्टनर की हो या वर्किंग पार्टनर की हो, सैलरी नॉन वर्किंग पार्टनर की हो या वर्किंग पार्टनर की हो, पहली बात तो नॉन वर्किंग पार्टनर का डिडक्शन मिलता ही नहीं है, वर्किंग पार्टनर का मिलता है, लेकिन वो भी नहीं करते बीपी के पर्पज के लिए, क्योंकि उसके लिए तो निकाला रहा है, एक्चुअली आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीपी नहीं, आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, रेम्यूनरेशन, और वो रेम्यूनरेशन किस पर बेस्ड होता है, बुक प्रॉफिट पे, और वो बुक प्रॉफिट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, वर्किंग का भी नहीं मिलता, नॉन वर्किंग का भी नहीं मिलता। यस, क्या बोला तुमने, वापस से बोलो, क्या क्या क्या, वापस से बोलो, डेबिट मतलब आफ्टर, और यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है, बिफोर, वेरी गुड, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, जितना सोचोगे ना इनकम टैक्स में उतना ज्यादा समझ में आएगा, इससे क्या होगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रहेगा कि यदि सैलरी माइनस होती तो ऐड करने वाली बात आती ना, समझो, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ये बच्चा अजमेर रोड से मेरे पास आ रहा है, वो ऑलरेडी रिद्धि से चुराया आ गया, फिर बोलता है सर वो विवेक विहार, मुझे पूरा रास्ता नहीं पता, रास्ते में जो पड़ता है वो काना पड़ता है मान लो, तो सर काना तो आया ही नहीं, बेटा तो रिद्धि से चुराया ऑलरेडी आ गया, अब तो काना नहीं आएगा, अब तो ये बगल में ही है, काना जाऊंगा मैं, आ गया ऑलरेडी, समझ में आ रहा है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर की जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर है या आफ्टर, बिफोर का मतलब क्या होता है, कुछ भी माइनस नहीं किया, बोलो कुछ भी माइनस नहीं किया, तो जो बोलो मेरे साथ, जो माइनस करना बनता है माइनस कर लो, आफ्टर का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो, तो जो माइनस करना है उसको माइनस करोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऐड करना है वो ऐड कर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ ही नहीं रही, बैठ जाओ बेटा, तो कुछ मत करो बेटा, वही तो कह रहा हूं मैं, समझ में आई मेरी बात का, लाइफ बहुत इजी, यदि आप जितना प्रैक्टिकली लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करोगे आपको याद रहेगा,
यदि आपको माइनस करना, ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, मतलब माइनस करूंगा मैं तो ऑलरेडी माइनस कर चुका है यार, तो जो डिसअलाउड होता है वो ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? इनकम टैक्स में जब तक आप नॉर्मली पढ़ोगे, बार बार बोलता हूं मैं, चीजें निकलेगी, लड़के पढ़ना है। क्या करना है? दिमाग में घुसती नहीं है चीजें, लड़ाई झगड़े के बिना दिमाग में घुसती नहीं है। तो ये दिमाग में तभी घुसेगी जब आप प्रोविजन के साथ कुश्ती लड़ोगे। क्या करोगे? तो प्रोविजन के साथ कुश्ती लड़ना बहुत जरूरी होता है, प्रोविजन का इफ एंड बट करना बहुत जरूरी है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब जाके जो प्रोविजन होते हैं ये माइंड में कनेक्ट होते हैं। चलो, तुम्हें तो बात समझ में आ ही गई, सबको क्लियर हो गया पॉइंट? तो क्या आया ये बुक प्रॉफिट कितना आएगा? 14 लाख माइनस 150 माइनस 60, 11,90,000 रुपीज। आपको क्या निकालना था? अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी एज पर सेक्शन 40 क्लोज बी, एज पर सेक्शन 40 क्लोज बी, अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ remuneration allowable to working partner as per section 40 क्लोज बी। तुमने क्या बोला था? एज पर सेक्शन 40 क्लोज बी मैक्सिमम लिमिट और रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होगा वर्किंग पार्टनर्स को? कितना अलाउड होगा इन केस ऑफ बीपी? तो बीपी कितना? 6 लाख। पहले 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 6 लाख रुपीज के बीपी का क्या करते हैं बेटा? 90%। कितना? 90% ऑफ फर्स्ट 6 लाख बीपी कंपेयर विथ 3 लाख रुपीज विच एवर इज, और जो भी आपका रिमेनिंग बुक प्रॉफिट आएगा उसका कितना परसेंट, और रिमेनिंग बीपी कितना है? 590 या 490? कौन बोला था 490? सिंपल है, आपका 11,90,000 रुपीज का जो आपका अमाउंट है, यदि आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो 6, तो कितना बचा? 5,90,000। इन दोनों को ऐड कर लो, यह आ जाएगा आपका मैक्सिमम लिमिट और रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू वर्किंग पार्टनर्स 8 लाख। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर वर्किंग पार्टनर 1 या 2, सर ये पर वर्किंग पार्टनर का डिडक्शन मिलेगा? ना 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 ना, आपके फर्म में जितने भी वर्किंग पार्टनर्स, 2 हो तो 2 के लिए, 3 हो तो 3 के लिए, 4 हो तो 4 के लिए, ये पर वर्किंग पार्टनर नहीं है। क्या बेटा? ये जो मैक्सिमम लिमिट आ रही है अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी, ये जो लिमिट आ रही है पर वर्किंग पार्टनर के लिए नहीं है। ये किसके लिए? जितने भी आपके वर्किंग पार्टनर्स हो, चाहे 1 वर्किंग पार्टनर हो, चाहे 2 वर्किंग पार्टनर हो, चाहे 3 वर्किंग पार्टनर हो, सारे वर्किंग पार्टनर्स के लिए लिमिट है उस पार्टनरशिप फर्म की। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक बार आज घर जाके पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना, कोई भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कल क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे।